1912 में ये घर मुकम्मल हो गया, जिसका नाम उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम पर इकबाल मंजिल रखा। ये जो घर है 110 साल इसकी उम्र है। इनका एक शिजरा लगा हुआ है इसके अंदर कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको एक अजीब स्मेल मिलती है और वो बार बार आते हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब की जिंदगी का लिविंग स्टाइल को देखते हैं, उनके कपड़ों को देखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जब ये घर खरीदा है 1970 या 71 में इस घर को 1,25,000 की एवज खरीदा गया और लोग उस वक्त भी इस घर को देखने आते थे। कमरा आता है जिसमें डॉक्टर साहब का बचपन का झूला पड़ा है, इनकी एक आराम कुर्सी पड़ी है, एक इनकी कबर्ड है। अगर आप अगले कमरे में जहाँ पे डॉक्टर साहब की विलादत हुई, अगर आप वो देखें तो उसका फर्श भी अभी तक वही है। वहाँ पर एक पंखा लगा है जिसपे अभी भी लिखा है मेड इन जर्मनी सीमेंस कंपनी। ये एक रास्ता है उन लोगों के लिए जो यहाँ से एक रास्ता लेके जाते हैं। अल्लामा इकबाल का जो खानदान है ये 1750 में जम्मू कश्मीर से हिजरत करके जो सबसे नज़दीक तरीन इलाके थे सियालकोट, वहाँ आ गए। जब वहाँ आए तो इनका सबसे पहला जो पड़ाव था वो जेठी के समड़ियाल में इन्होंने डाला, क्योंकि इनके दो भाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और शेख मोहम्मद रफ़ीक आए थे। क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला महकमा अनहार में ओवरसीयर थे उस वक्त, जबकि शेख मोहम्मद रफ़ीक अपना कारोबार करते थे। ड्यूटी पे जब चले जाते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनकी ड्यूटी रोपड़ इंडिया में थी, तो उसके बाद शेख मोहम्मद रफ़ीक के ऊपर सारा घर का निज़ाम आ जाता। तो फिर उन्होंने एक साइकिल ले ली जिस पे वो अपना सामान रख के, यानी जो मोटी गर्म शॉल्स होती हैं वो बेचने के लिए सियालकोट आते। तो इन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि मैं तो इतनी साइकिल नहीं चला सकता। तो उन्होंने फिर इनको कहा कि आप ऐसे कीजिए कि शहर में कोई मकान तलाश करें। तो इन्होंने फिर शहर में एक मोहल्ला खटीका है, वहाँ पर एक मकान किराए पर ले लिया जहाँ पे अल्लामा इकबाल के वालिद साहब पैदा हुए, शेख नूर मोहम्मद। फिर वहाँ जब उनकी विलादत हो गई तो ख़ानदान बढ़ने लगा। उसके बाद इन्होंने मोहल्ला कश्मीरियाँ, जो कि पुराना बाजार चूड़ी गरां कहलाता है, वहाँ पर एक 1.5 से 2 मरले का मकान ख़रीदा, जिसको इनके दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक ने खुद बनवाया और उसमें इन्होंने क़याम शुरू कर दिया। जबकि इनके जो बड़े भाई थे ना अता मोहम्मद, वो आर्मी की एक ब्रांच है मिलिट्री वर्क्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें एज ए बैरक मास्टर काम करते थे। उन्होंने 1886 में इंडिया में एक सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज है रुड़की, वहाँ से इन्होंने डिप्लोमा किया और गोल्ड मेडल के साथ। उसके बाद इनकी ड्यूटी जो थी वो फिर एबटाबाद, कोयटा, वज़ीरिस्तान में रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लामा साहब की विलादत हुई तो उस वक्त भी ये घर छोटा सा था, 3 कमरे और एक सहन, यानी 6 फरवरी 1861 में इन्होंने ये खरीदा। फिर जब इनके बड़े भाई 1910 में रिटायर होके आर्मी से वापस आ गए तो उन्होंने फिर इसका जो अगला हिस्सा है जिसमें 5 दुकानें और तकरीबन 7 दुकानें थीं, उनको फिर इन्होंने खरीद के 2 साल लगाए हैं अल्लामा के बड़े भाई ने उसको बनाने में। 1912 में ये घर मुकम्मल हो गया, जिसका नाम उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम पर इकबाल मंजिल रखा। और ये इस वक्त ये जो घर है ये 110 साल इसकी उम्र है और इसी घर में अल्लामा साहब पले बड़े। उन्होंने खेलना सीखा, फिर यहीं से अपने इदारे पढ़ने, स्कॉच मिशन पढ़ने जाते थे। जब डॉक्टर साहब जी इस छोटे से घर में पैदा हुए थे ना 1877 में, 9 नवंबर 1877, तो अल्लामा साहब पैदा हो गए। और जब डॉक्टर साहब पैदा हुए उस वक्त भी घर ये छोटा सा था, 3 कमरे और एक दालान था। लेकिन जब डॉक्टर साहब यूरोप से वापस आए तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 कमरों पर मुश्तमिल था ये घर। और इसमें डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली यानी बड़े भाई की औलाद रहती थी। और इस घर के अंदर ही अल्लामा इकबाल के जो बेटे हैं ना शेख डॉक्टर जावेद इकबाल, वो इस घर में पैदा हुए, यानी 5 अक्टूबर 1924 को। लेकिन इंतकाल उनका लाहौर में हुआ। और तो ये इस घर को एजाज़ ये भी हासिल है कि डॉक्टर साहब भी इस घर में पैदा हुए और उनके जो बेटे हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, वो भी इस घर में पैदा हुए। अल्लामा साहब के बड़े भाई जब रिटायर होकर 1910 में सियालकोट आ गए और उन्होंने इस घर को मुकम्मल करना शुरू कर दिया, तो उनको 1917 में दोबारा हुकूमत बरतानिया ने कॉन्ट्रैक्ट पे
ड्यूटी पर बुला लिया और 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर साहब के बड़े भाई काम करते रहे। 1920 में वो वापस आ गए। 1940 तक वो इस घर में रहे। उनका इंतकाल इसी घर में हुआ और उनकी औलाद, उनके बेटे, उनकी बेटियां इसी घर में रहते थे। और ये हुकूमत पाकिस्तान ने जब ये घर ख़रीदा है, यानी 1970 में इसकी डील होना शुरू हुई है डॉक्टर साहब के बड़े भाई की औलाद जो थी ना, शेख एजाज अहमद शेख, उसके साथ। लेकिन वो ख़ानदान जो था वो कहता था कि हमने इसको बेचना नहीं, क्योंकि ये हमारे आबा व अजदाद का घर है। और लोग उस वक्त भी इस घर को देखने आते थे। जैसे ईरान से लोग आते थे, सईद नफीसी आए, इस घर में रहते थे। फिर मिस्र के एक बहुत बड़े सफ़ीर थे पाकिस्तान में जो रहते थे, अब्दुल वहाब असाम, वो इस घर में आकर रातें गुजारते थे। किस लिए कि अल्लामा के बारे में जितनी हो सकती इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए। फिर उसने जाके अरबी में हयात इकबाल के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें अल्लामा की कुछ तस्वीरें हैं जो बड़ी नायाब हैं, उसने छापी हैं। तो जब ये घर बेचने का टाइम आ गया तो उसमें फिर एजाज अहमद शेख को जो आखिरी ख़त है वो गवर्नमेंट लिखा कि हम इसको अपने कौमी मफाद में ख़रीद के इसको म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं, ताकि जो हमारे पीछे लोग आए उनको हमको तोहफा दे दें। तो 1970 से या 71 में इस घर को 1,25,000 के एवज ख़रीदा गया और करीबन ये कुछ 4-5 साल इसकी रेनोवेशन होती रही। और 1978 में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद इकबाल खान ने इसका इफ्तिताह किया और वो उस दिन के बाद आज तक ये घर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए आने जाने का जरिया भी है और एक इंस्पायरेशन देता है, क्योंकि इसके अंदर जो तस्वीरें लगी हुई हैं करीबन 70 से ज़्यादा हैं। और जो लोग देखते हैं वो उससे डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का लिविंग स्टाइल को देखते हैं, उनके कपड़ों को देखते हैं कि वो कैसे पहनते थे, कैसे रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको एक अजीब स्मेल मिलती है और वो बार बार आते हैं यहाँ पर। जैसे फ़ौज के बड़े बड़े अफसरान आते रहे यहाँ पे, जनरल्स आते हैं, फिर सिविल गवर्नमेंट के लोग आते हैं। अभी पिछले माह हमारे जो मौजूदा वज़ीर आला हैं इनकी फैमिली होकर गई यहाँ से। तो ये अल्लाह का एहसान है कि ये एक रास्ता है उन लोगों के लिए जो यहाँ से एक रास्ता लेके जाते हैं। इस घर में जो गवर्नमेंट की तरफ से आम लोगों के सहूलत के लिए रखा गया, मसलन अभी तक इसमें कोई टिकट नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने इसको कमर्शलाइज नहीं किया, हमने इसको अपनी कमाई का जरिया नहीं बनाया डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ऐसे लोगों, जिंदा लोग हैं, इनको हमने क्या बेचना है। लोग आते हैं, इनका एक शिजरा लगा हुआ है इसके अंदर, जिसमें डॉक्टर साहब के मौजूदा पुराने ख़ानदान से लेकर मौजूदा लोगों तक के बच्चों के नाम, उनकी फैमिलीज़ के। और फिर यहाँ पर यह है कि उसके बाद तस्वीरें आप देखें, उसके बाद यह है कि इसमें हमने अगर किसी को गाइड की ज़रूरत पड़े तो गाइड भी ले सकता है, वो उसको गाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और जिस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के बारे में वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुहैया की जाती है। इसके अंदर अगर जब आप दाखिल होते हैं तो एक सबसे पहले एक कमरा आता है जिसमें डॉक्टर साहब का बचपन का झूला पड़ा है, इनकी एक आराम कुर्सी पड़ी है, एक इनकी कबर्ड है जो इनके ज़ेर इस्तेमाल रही। फिर उसके बाद अगर आप अगले कमरे में जहाँ पे डॉक्टर साहब की विलादत हुई, अगर आप वो देखें तो उसका फर्श भी अभी तक वही है। वहाँ पर एक पंखा लगा है जिसपे अभी भी लिखा है मेड इन जर्मनी सीमेंस कंपनी। तो शायद अब ये कंपनी है या नहीं है। तो ये पंखा 1917 में लगा था। उसके बाद आप अगले कमरे में आएंगे जिसको मेहमान खाना कहते थे, क्योंकि मर्दान खाना भी ये है, मेहमान खाना भी इसी को कहते थे। तो इसके अंदर डॉक्टर साहब का जो तालीमी रिकॉर्ड है सियालकोट से लेके PhD तक वो लगा हुआ है सारा। उसके बाद आप ऊपर आ जाइए तो उसमें डॉक्टर साहब का वो कमरा भी मौजूद है जिसमें अल्लामा लाहौर से आकर रहते थे। अगर आप उसमें चले जाएं तो शायद उसमें शोर भी कोई नहीं है। उसमें एक आतिशदान लगा है जो 1912 का लगा हुआ है, अभी तक है। फिर उससे आप आगे आ जाइए तो उनके बड़े भाई का कमरा है शेख अता मोहम्मद का। उसमें आप उनके हाथ के लगे हुए 2 खत देख सकते हैं जो डॉक्टर साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने लिखे। फिर एक खत ऐसा है जो अरमगान हिजाज, जो डॉक्टर साहब की आखिरी किताब थी, जब उन्होंने नहीं दी मुंशी ताहरुद्दीन ने तो फिर उन्होंने उनको लिखा कि मुझे दें। इसके साथ वाले कमरे में अगर आ जाइए तो ये डॉक्टर साहब के वालिद मोहतरम का था जिसमें वो रहते थे।
اور دوسری بات یہ کہ اس کمرے میں ڈاکٹر جاوید اقبال پیدا ہوئے 5 اکتوبر 1924 کو، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب اپنا گریباں چاک میں بھی لکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ اس کے 3rd فلور پہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ 2 کمرے ہیں، ٹیرس ہے، لیکن وہ بند ہے کیونکہ اس کی چھتیں آپس میں ملتی ہیں، تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔